हेलो लर्नर्स, आई वेलकम यू ऑल ऑन डिफेंस मास्टर। आज हमारा इकोनॉमिक्स का क्लास नंबर 4 है, जिसमें हम यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन। देखिए, यहाँ पर आपको जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया है वो दिया है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। फर्स्ट, a MNC is a company that owns or control production in more than one nation. और सेकंड है आपका the money that is spent on buying assets such as land, building, okay, machines and other equipments is called investment. तो अब आपको बताना है क्या कि यहाँ पर आपका क्या राइट आंसर होगा। ठीक है, ओनली वन, ओनली सेकेंड, बोथ वन एंड टू, नीदर वन और टू नॉट टू। ठीक है, बताइए क्या करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे। दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है या एक स्टेटमेंट करेक्ट है ना, या दोनों ही स्टेटमेंट गलत है। अब अगर हम बात करें एमएनसी की, तो एमएनसी क्या होता है? एमएनसी होता है आपका मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन। एमएनसी क्या है आपका? मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन। और जब भी हम मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन की बात करते हैं तो मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस क्या होती हैं? ऐसी कंपनीज बोल सकते हैं जो अपनी होम कंट्री में भी काम करती हैं और बाकी कंट्रीज में भी उनका ऑफिस होता है ना, वो हर जगह वर्क करती हैं। तो एमएनसी इज अ कंपनी दैट ओन्स और कंट्रोल प्रोडक्शन इन मोर देन वन नेशन। ठीक है, तो ये यहाँ पर पॉइंट एकदम करेक्ट है। क्यों? क्योंकि मल्टीनेशनल कंपनी क्या होगी? जो मोर देन वन कंट्री में अपना प्रोडक्शन करेगी। ठीक है, अब एमएनसी जो रहती हैं अपना ऑफिस सेटअप कहाँ पे करती हैं? फैक्ट्रीज, ऑफिस कहाँ पर प्रोडक्शन के लिए सेटअप करती हैं? जहां पर ऐसे इलाकों में जहां पर उनको चीप लेबर मिले, है ना, चीप लेबर मिले, चीप रिसोर्सेज मिले। ठीक है, तो ऐसे इलाकों में एमएनसीज अपना ऑफिस सेटअप करती हैं। अब एक चीज जो ध्यान रखनी है वो ये है कि जो भी एसेट, ओके, जो भी एसेट खरीदने में पैसा स्पेंड करती हैं कंपनीज, एसेट क्या हो गए? आपका लैंड हो गया, बिल्डिंग हो गया। किसी भी कंपनी के एसेट क्या होंगे? उसका लैंड, बिल्डिंग, मशीन्स, है ना, तो इक्विपमेंट्स। तो ये सब के लिए जो पैसा इन्वेस्ट करती हैं उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है इन्वेस्टमेंट। ठीक है, क्या कहना जाता है उसको? वैसे तो इन्वेस्टमेंट कहा जाता है, लेकिन यहाँ पे देखो इन्वेस्टमेंट जो उनके किए जाते हैं एमएनसी द्वारा जो किए जाते हैं इन्वेस्टमेंट, उन्हें हम क्या बोल सकते हैं? फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी बोल सकते हैं। फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी हम बोल सकते हैं। तो यहाँ पे दोनों पॉइंट्स आपके करेक्ट हैं कि जो पहला पॉइंट है कि मनी जो पहला पॉइंट है क्या कि जो एमएनसी रहती है वो मोर देन वन नेशन में कंट्रोल करती है और उसका ऑफिस रहता है और प्रोडक्शन करती है। और सेकेंड चीज, जो भी पैसा वो अपने एसेट को परचेज करने में लगाते हैं उसे इन्वेस्टमेंट कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा? बोथ ऑप्शन 1 एंड 2 यहाँ पर हमारे सही हो जाएंगे। क्लियर है ये चीज? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आ करेक्ट? फर्स्ट है, रिमूविंग बैरियर्स और रिस्ट्रिक्शन सेट बाय गवर्नमेंट इज नोन एज लिबरलाइजेशन। सेकेंड, ग्लोबलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ रैपिड इंटीग्रेशन और इंटरकनेक्शन बिटवीन द कंट्रीज। तो बताइए इनमें कौन सा स्टेटमेंट आपका करेक्ट है? तो देखो, सबसे पहले अगर हम बात करें लिबरलाइजेशन की, अगर हम बात करें लिबरलाइजेशन की, तो इसमें क्या होता है? लिबरलाइजेशन क्या मतलब क्या हो गया कि जो गवर्नमेंट है उसने रूल्स को उसने क्या कर दिया है? रेगुलेशंस को, रिस्ट्रिक्शंस को, है ना, किसके? जो एक्सचेंज करने में आते हैं उनको क्या कर दिया है? कम कर देना। वो कहलाता है लिबरलाइजेशन। लिबरल नाम से ही समझ आता है, लिबरल थोड़ी लिबर्टी दे देना, है ना। रूल्स रेगुलेशन जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट में रहते हैं उनको कम कर देना, उन बैरियर्स को रिमूव कर देना, क्या कहलाता है? आपका लिबरलाइजेशन कहलाता है। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट हमें एकदम करेक्ट दिख रहा है कि रिमूविंग बैरियर्स और रिस्ट्रिक्शंस सेट बाय द गवर्नमेंट इज नोन एज लिबरलाइजेशन। तो लिबरलाइजेशन आपका क्या हो गया? हम कह सकते हैं लिबरलाइजेशन हो गया लेसनिंग ऑफ गवर्नमेंट रेगुलेशन एंड रिस्ट्रिक्शंस इन एन इकोनॉमी। काय के लिए? इकोनॉमी में एक्सचेंज के, है ना, जो एक्सचेंज होता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है। और ऐसा क्यों किया जाता है? जिससे कि पार्टिसिपेंट बढ़ सके, है ना। अब सोचो रिस्ट्रिक्शन ज्यादा होंगे
तो पार्टिसिपेंट्स भी कम रहेंगे इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए। तो पार्टिसिपेंट्स को बढ़ाने के लिए जो बैरियर्स है उनको यहाँ पर हटाया जाता है, उनको रिस्ट्रिक्शन को हटाया जाता है, तो इसको कहा जाता है आपका लिबरलाइजेशन। क्लियर है ये चीज? चलिए, नेक्स्ट पॉइंट दिया है ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन की बात करें तो ग्लोबलाइजेशन क्या है? ग्लोबलाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, रैपिड इंटरेक्शन और इंटीग्रेशन होता है और इंटरकनेक्शन होता है बिटवीन कंट्रीज। तो ये बात एकदम सही है ना? ग्लोबलाइजेशन के कारण क्या होगा, ग्लोबलाइजेशन में क्या होगा, एक कंट्री है दूसरी बाकी कंट्रीज से क्या होगी, कनेक्ट होगी, इंटीग्रेट होगी, कनेक्शंस होगा कंट्रीज के बीच। तो ये पॉइंट भी आपका यहाँ पर सही है। क्लियर है? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बोथ 1 and 2 दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे आपको सही दिए गए। अब आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको दिया है द मेन फंक्शन ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इज। अब आपको बताना है यहाँ पे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का मेन फंक्शन क्या होता है। तो अब यहाँ पर आपको दिया है फर्स्ट टू लिबरलाइज इंटरनेशनल ट्रेड, फिर सेकंड दिया है आपको टू सेटल बाउंड्री डिस्प्यूट्स बिटवीन डिफरेंट कंट्रीज, थर्ड दिया है आपको क्या, टू डेवलप and provide financial assistance to poor countries for development work, और क्या दिया है, और दिया है to settle disputes of multinational companies with the government। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा पॉइंट आपका करेक्ट है ना? तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो आपकी WTO है ना? तो WTO जो आपकी है वो क्या है, इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। वो क्या करती है, जितने भी इंटरनेशनल ट्रेड्स होते हैं देशों के बीच, नेशंस के बीच, उनको रेगुलेट करती है। तो ये क्या करती है WTO, इंटरनेशनल ट्रेड बिटवीन जो नेशंस होते हैं उनको रेगुलेट करती है, ट्रेड बिटवीन नेशंस। ठीक है, क्लियर है? तो ये पता होना चाहिए। अब इसका आपको पता होना चाहिए कि हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है ना? हेडक्वार्टर्स इसका पता होना चाहिए कहाँ पर है, जिनेवा, स्विट्जरलैंड। ठीक है, क्लियर है ये चीज? तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन आपको करेक्ट दिख रहा है, बताइए, बता ही दिया है मैंने, कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा? मैंने बताया कि ये क्या करेगी, रेगुलेट करेगी इंटरनेशनल ट्रेड बिटवीन नेशंस। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है पहला ऑप्शन, टू लिबरलाइज इंटरनेशनल ट्रेड। ओके, क्लियर है? अब WTO क्या करेगी, ये रूल्स एस्टैब्लिश करेगी कि कैसे इंटरनेशनल ट्रेड होना चाहिए, है ना? और देखेगी कि वो रूल्स ओबे किए जा रहे हैं या नहीं, वो रूल्स फॉलो हो रहे हैं या नहीं। तो ऐसे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन रेगुलेट करती है। ठीक है, चलो नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of the following statements regarding the Consumer Protection Act 1986 created for the protection of consumer interests by the Government of India is correct? तो पहला बताना है, consumer courts are formed under this act. Under COPRA, a three-tier quasi-judicial machinery at the district, state and national level was set up for redressal of consumer disputes. Third, if a case is dismissed in national level courts, the consumer cannot appeal elsewhere against the order. And the fourth point is, the act has not enabled consumer to have right to represent in the court. अब ये पे आपको क्या पता होना चाहिए, सबसे पहले एक चीज जो पता होना चाहिए तो वो ये है कि 1986 में, ठीक है, 1986 में कंज्यूमर्स के इंटरेस्ट को बचाने के लिए, कंज्यूमर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक इम्पॉर्टेंट स्टेप लिया था, जिसे क्या बोला गया, जिसे एक इम्पॉर्टेंट स्टेप लिया गया था, है ना? और एक एक्ट फॉर्म किया गया था जिसे बोला गया था कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। ठीक है, ये कब लॉन्च किया गया था, 1986 में। ठीक है, अब इस एक्ट में कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल्स को एस्टैब्लिश किया गया नेशनल लेवल पे, है ना? नेशनल लेवल पे कह सकते हो, स्टेट लेवल पे और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, एस्टैब्लिश किया गया
किसको? कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल्स को, जिससे कि कंज्यूमर्स के राइट्स को प्रोटेक्ट किया जा सके, है ना, सेफ गार्ड किया जा सके। तो इसलिए यहाँ पे ये तीनों लेवल पे हमें देखने को मिलेगा, नेशनल लेवल, स्टेट लेवल और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल्स। फिर उसके बाद यहाँ पे एक पॉइंट आपको दिया है कि इफ अ केस इज डिसमिस्ड इन नेशनल लेवल कोर्ट द कंज्यूमर कैन नॉट अपील एयरवेल्स अगेंस्ट द ऑर्डर। तो ये पॉइंट देखो यहाँ पे गलत है, ठीक है। ये पॉइंट गलत क्यों है? क्योंकि ऐसा नहीं है, अगर यहाँ पर केस डिसमिस हो गया नेशनल लेवल कोर्ट्स में तो कंज्यूमर के पास राइट रहता है कि वो सुप्रीम कोर्ट में जा सके, है ना। कंज्यूमर कहाँ चला जाएगा? सुप्रीम कोर्ट में आपके अपील कर सकता है, ठीक है, अगर नेशनल लेवल कोर्ट्स में उसका केस डिसमिस कर दिया गया है तो ये पॉइंट आपका यहाँ पर गलत है। अब लास्ट पॉइंट क्या दिया है आपका? लास्ट पॉइंट आपका दिया है द एक्ट हैज नॉट enabled कंज्यूमर टू हैव द राइट टू रिप्रेजेंट इन द कंज्यूमर कोर्ट। तो ये यहाँ पे पॉइंट आपका गलत है। क्यों? क्योंकि इस एक्ट ने एनेबल किया है कि कंज्यूमर के पास राइट है कि वो कंज्यूमर कोर्ट में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है? द एक्ट हैज enabled कंज्यूमर टू हैव द राइट टू रिप्रेजेंट इन द कंज्यूमर कोर्ट। ये ऑप्शन यहाँ पे नॉट नहीं, एनेबल्ड होना चाहिए, यानी ये ऑप्शन यहाँ पर गलत दिया है, ठीक है। और ये भी चीज पता होना चाहिए कि अगर केस डिसमिस होता है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे तो कंज्यूमर अपील कर सकता है स्टेट लेवल पे, वहां पे डिसमिस होता है तो नेशनल लेवल पे कर सकता है ना, और वहां पे डिसमिस हुआ तो वो कहाँ कर सकता है अपील? वो कर सकता है आपका सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपको पता चल गया होगा कौन से पॉइंट्स करेक्ट हैं। अब देखो यहाँ पे कंज्यूमर कोर्ट जो है इसके अंडर ही फॉर्म किए गए थे, इस एक्ट के अंडर ही। फिर ये 3 टायर क्वासी जुडिशियल मशीन या डिस्ट्रिक्ट, स्टेट एंड नेशनल लेवल वाज सेट अप फॉर रिड्रेसल ऑफ कंज्यूमर डिस्प्यूट्स। ये भी बात पता होना चाहिए ना, ये भी एकदम पॉइंट आपको करेक्ट दिया है। तो यहाँ पर गलत कौन से पॉइंट है? थर्ड और फोर्थ, और यानी ये हमारा यहाँ पे सही पॉइंट कौन सा हो गया? हो गया हमारा फर्स्ट एंड सेकेंड, ठीक है। राइट्स की बात करें तो यहाँ पे आपको राइट्स भी पता होने चाहिए, है ना। कौन से राइट्स होते हैं? राइट टू सेफ्टी, राइट्स टू बी इन्फॉर्म्ड, राइट टू चूज, है ना, राइट टू बी हर्ड, राइट टू रिड्रेसल, राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन। तो ये सारे कंज्यूमर के राइट होते हैं, तो ये चीज आपको यहाँ पर पता होनी चाहिए, ठीक है। और ये भी पता होनी चाहिए कि कहाँ कहाँ अपील किया जा सकता है, ठीक है। चलो, तो ये पार्ट हमारा हो गया। पर एक चीज और यहाँ पे ध्यान रखनी है कि ये जो एक्ट है वो 3 टियर आपकी कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल एजेंसीज भी इसमें एक्ट में आती हैं, है ना। वो कौन सी एजेंसीज हो जाएंगी? डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल फोरम डिस्ट्रिक्ट में होनी चाहिए, स्टेट में होती है स्टेट कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन, है ना, स्टेट लेवल में। और नेशनल लेवल में क्या होगी? नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन नेशनल लेवल पे होगी, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन 1 और 2 करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन डिड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एनैक्टेड द राइट टू इंफॉर्मेशन लॉ? बताइए, 2004, सेकेंड 2005, और क्या ऑप्शन दिया है? 2006 एंड 2008। तो पता होना चाहिए क्या कि अक्टूबर 2005 में, इन अक्टूबर 2005, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या लॉ एक्ट इनैक्ट किया था? आरटीआई, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, है ना। जिससे जो क्या इंश्योर करता है? जो ये इंश्योर करता है, इट इंश्योर्स, कह सकते हैं, its citizen all the information about functions of government departments, ठीक है, functions of government department, ठीक है। तो ये भूलिएगा नहीं कि जो 2005 में अक्टूबर में आरटीआई एक्ट जो इनेक्ट किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा, वो क्या इंश्योर करता है कि जो भी सिटीजन्स हैं हमारे, ठीक है, देश के जो भी सिटीजन्स हैं उनको जितना भी गवर्नमेंट के फंक्शंस हो रहे हैं, ठीक है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में जो भी फंक्शन चल रहे हैं उनकी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाए, ठीक है। क्या हो जाएगा? इट इंश्योर द सिटीजन ऑल द इंफॉर्मेशन अबाउट फंक्शंस ऑफ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स। तो उनके पास ये हक होता है कि वो राइट टू इंफॉर्मेशन के हकदार होते हैं, ठीक है।
तो यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 2005। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग राइट वर इंश्योर टू एवरी कंज्यूमर इन इंडिया बाय द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। मैंने आपको अभी ये बताया था, है ना, मैंने क्या बताया था कि राइट टू चूज होता है, राइट टू सीक रिड्रेसल होता है, राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन, राइट टू रिप्रेजेंट। ठीक है, यानी ये सारे ही ऑप्शंस यहाँ पे जो दिए गए हैं सारे ही राइट्स कंज्यूमर के होते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन 1 2 3 4 सारे ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, एक कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अकॉर्डिंग ये एक्ट क्या इंश्योर करता है कि इसके कंज्यूमर को, जो भी कंज्यूमर्स हैं इंडिया के, उनको क्या क्या राइट्स हैं। राइट टू चूज है, राइट टू सीक रिड्रेसल, राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन, राइट टू रिप्रेजेंट। ठीक है, सारे। तो यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट अंडर colonial रूल, consider the following statement. First, India had an independent economy before the advent of the British rule. Second, the economic policies pursued by the colonial government in India were concerned more with the protection and promotion of economic interest of the Indian economy than their home country. अब आपको बताना है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। ठीक है, एक करेक्ट है, दोनों करेक्ट है और दोनों यहाँ पर गलत है। तो एक चीज आपको याद रखनी है, क्या हम कह सकते हैं कि इंडिया हैड एन इंडिपेंडेंट इकोनॉमी बिफोर द एडवेंट ऑफ द ब्रिटिश रूल, है ना। और जो सोल पर्पस था ब्रिटिश कॉलोनियल रूल का वो क्या था, वो ये था कि वो फीडर इकोनॉमी बनने से रुक सके कंट्री, है ना। फीडर इकोनॉमी की तरफ बढ़ने से कंट्री रुक सके। तो वो क्या कर रहे थे, कहीं ना कहीं उसे रिड्यूस करना चाह रहे थे, है ना। दे वर ट्राइंग टू रिड्यूस द कंट्री टू बीइंग अ फीडर इकोनॉमी कह सकते हो। क्लियर है? तो यहाँ पे कहीं ना आपका फर्स्ट पॉइंट तो एकदम करेक्ट है कि इंडिया हैज एन इंडिपेंडेंट इकोनॉमी बिफोर द एडवेंट ऑफ द ब्रिटिश रूल, ये पॉइंट आपका करेक्ट हो गया। सेकेंड क्या हो गया, जो इकोनॉमिक पॉलिसीज यहाँ पे बोला है परस्यू कर रही थी कॉलोनियल गवर्नमेंट इन इंडिया वर कंसर्न मोर विद द प्रोटेक्शन एंड प्रमोशन ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ इंडियन इकोनॉमी देन देयर होम कंट्री। ये पॉइंट तो सरासर गलत दिया है ना, क्योंकि जो भी पॉलिसी कॉलोनियल गवर्नमेंट इंडिया परस्यू कर रही थी वो क्या थी, वो ज्यादा कंसर्न थी किससे, वो उनके होम कंट्री के जो प्रोटेक्शन है और इकोनॉमिक इंटरेस्ट है उनसे ज्यादा कंसर्न थी। ठीक है, तो यहाँ पे ये पॉइंट आपका गलत दिया है। इंडियन इकोनॉमी से कंसर्न नहीं थी, है ना, वो कैसे ज्यादा कंसर्न थी, अपनी होम कंट्री से, जो भी उनकी पॉलिसीज वगैरह होती थी। तो ये पॉइंट तो आपका गलत है। ठीक है, तो सेकंड पॉइंट यहाँ पे गलत है और आपका फर्स्ट पॉइंट ही करेक्ट है। अब ये आपको याद रखना है क्या कि हम कह सकते हैं कि ड्यूरिंग द फर्स्ट हाफ ऑफ द 20th कंट्री जो एनुअल रेट था, एनुअल ग्रोथ रेट था, annual growth rate of India's national income, ठीक है, वो क्या था, वो बहुत ही ज्यादा कम हो चुका था। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। तो आपका फर्स्ट पॉइंट ही यहाँ पर करेक्ट है, इंडिया हैड एन इंडिपेंडेंट इकोनॉमी बिफोर द एडवेंट ऑफ द ब्रिटिश रूल। और जो सेकेंड पॉइंट है ये यहाँ पर गलत है, उनकी जो पॉलिसीज होती थी वो उनके होम कंट्री के इंटरेस्ट में ज्यादा होती थी रादर देन इंडियन इकोनॉमी। ये फर्स्ट पॉइंट आपका करेक्ट हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, in the context of agriculture sector under the colonial rule, consider the following statements. पहला है, India's economy under the British colonial rule turned from agriculture economy to an industrial economy. Second, despite being the occupation of such a large population, the agriculture sector continued to experience stagnation. Third, the agriculture sector experienced some growth due to the expansion of the aggregate area under cultivation. ठीक है, तो यहाँ पर पहला क्या है, पहला आपको पॉइंट क्या बोला है कि इंडियाज इकोनॉमी अंडर द ब्रिटिश कॉलोनियल
रूल टर्न फ्रॉम एग्रीकल्चर इकोनॉमी टू इंडस्ट्रियल इकोनॉमी, तो ये एकदम गलत पॉइंट है। क्यों? क्योंकि इंडिया की जो इकोनॉमी थी अंडर ब्रिटिश कॉलोनियल रूल, वो क्या थी? एग्रेरियन थी, एग्रेरियन ही थी, है ना, एग्रीकल्चर पे ही बेस्ड थी। क्यों? क्योंकि वहां पर जो अबाउट 85% लोग आप कह सकते हो, है ना, वो कहाँ रहते थे? विलेज में ही रहते थे, और उनकी जो लाइवलीहुड का साधन था वो क्या था? डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, डायरेक्टली हो चाहे इनडायरेक्टली हो, वो एग्रीकल्चर पे ही बेस्ड था। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये पॉइंट गलत है कि जो आपकी इंडियन इकोनॉमी थी वो ब्रिटिश कॉलोनियल रूल में एग्रीकल्चर इकोनॉमी से इंडस्ट्रियल इकोनॉमी में शिफ्ट हो गई थी, ये गलत है ना। एग्रेरियन इकोनॉमी ही थी कह सकते हैं, है ना, एग्रेरियन ही वहां पर आपको देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए सेकेंड पॉइंट है जो आपका, डिस्पाइट बीइंग द ऑक्यूपेशन ऑफ सच अ लार्ज पॉपुलेशन द एग्रीकल्चर सेक्टर कंटिन्यू टू एक्सपीरियंस स्टैग्नेशन। फर्स्ट पॉइंट हमारा रॉन्ग हो गया। अब सेकेंड पॉइंट क्या दिया है? सेकेंड पॉइंट में आप देखो क्यों यहाँ पर डिस्पाइट बीइंग द ऑक्यूपेशन ऑफ सच अ लार्ज पॉपुलेशन, अभी बताया मैंने कि 85% से ज्यादा लोग यहाँ पे अपनी लाइवलीहुड के लिए एग्रीकल्चर पर डिपेंड करते थे। तो हम कह सकते हैं कि इतना ज्यादा जो पॉपुलेशन थी वो एग्रीकल्चर सेक्टर पे डिपेंड करती थी, है ना, एग्रीकल्चर सेक्टर पे डिपेंड करती थी, उसके बावजूद कहीं ना कहीं क्या फेस करने को मिल रहा था? स्टैग्नेशन फेस करने को मिल रहा था। ठीक है, और हम क्या कह सकते हैं यहाँ पे? ये सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा, एकदम सही दिया है। Third point, the agriculture sector experienced some growth due to the expansion of the aggregate area under cultivation. तो अब ये पता होना चाहिए कि ये जो स्टैग्नेशन था आपका, ठीक है, ये जो स्टैग्नेशन था वो किन कारणवश था? वो किन कारणवश था? हम कह सकते हैं लैंड सेटलमेंट, रेवेन्यू सेटलमेंट, इन सब के कारण था, जो कि कॉलोनियल गवर्नमेंट द्वारा इंट्रोड्यूस किए गए थे। कौन से सिस्टम? लैंड सेटलमेंट सिस्टम, रेवेन्यू सेटलमेंट, इनके कारण क्या आ गया था? स्टैग्नेशन आ रहा था, है ना। ठीक है, इन सब सिस्टम के कारण स्टैग्नेशन एग्रीकल्चरल सेक्टर में फेस करना पड़ रहा था। ठीक है, तो ये भी ध्यान रख सकते हो आप इस पॉइंट में। तो ये सेकेंड पॉइंट तो यहाँ पर आपका करेक्ट है, और स्टैग्नेशन किस कारण आ रहा था ये भी हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया है। अब बढ़ते हैं थर्ड पॉइंट की ओर। थर्ड पॉइंट क्या है? अब एग्रीकल्चर सेक्टर एक्सपीरियंस सम ग्रोथ ड्यू टू एक्सपेंशन ऑफ द एग्रीगेट एरिया अंडर कल्टीवेशन। तो अब देखो यहाँ पे क्या हो जाता है कि जो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी थी वो थोड़ी सी लो हो गई थी, है ना। अब लेकिन यहाँ पर इस सेक्टर में क्या हो रहा था? कुछ ग्रोथ भी देखने को मिल रही थी। किसके कारण ग्रोथ देखने को जो मिल रही थी? किसके कारण देखने को मिल रही थी? ड्यू टू द एक्सपेंशन ऑफ एग्रीगेट एरिया अंडर कल्टीवेशन, है ना, क्योंकि जो एग्रीगेट एरिया अंडर कल्टीवेशन था उसको थोड़ा एक्सपांड कर दिया था, उसमें थोड़ा एक्सपेंशन हो गया था। तो थर्ड पॉइंट भी आपका यहाँ पर करेक्ट है। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पॉइंट्स कौन से करेक्ट हो गए? सेकंड एंड थर्ड। फर्स्ट पॉइंट हमने देखा कि गलत है ना, कि इंडियाज इकोनॉमी अंडर ब्रिटिश कॉलोनियल रूल टर्न हुई एग्रीकल्चर इकोनॉमी से इंडस्ट्रियल इकोनॉमी पे, ये पॉइंट गलत है। सेकंड पॉइंट हमने यहाँ पे जो पढ़ा कि ज्यादा से ज्यादा पॉपुलेशन एग्रीकल्चर सेक्टर में क्या थी? इन्वॉल्व थी, उसके बावजूद एग्रीकल्चर सेक्टर में थोड़ा स्टैग्नेशन आ गया था। वो किसके कारण आया था? वो कॉलोनियल गवर्नमेंट के कारण आया था, क्योंकि उन्होंने बहुत सारे सिस्टम्स जैसे कि लैंड सेटलमेंट, रेवेन्यू सेटलमेंट, ये सब इंट्रोड्यूस कर लिया था, जिसके कारण एग्रीकल्चर सेक्टर में यहाँ पर स्टैग्नेशन देखने को मिला। ठीक है, अब कुछ ग्रोथ भी यहाँ पे एग्रीकल्चर सेक्टर में देखने को मिली। क्यों? क्योंकि एक्सपेंशन हुआ एग्रीगेट एरिया अंडर जो कल्टीवेशन था उसका। ठीक है, तो यहाँ पे सेकेंड और थर्ड पॉइंट आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें क्वेश्चन की, तो हमें दिया है in the context of the primary motive of the colonial government behind the policy of systematical deindustrializing India, consider the following statement. पहला है they wanted to make India a mere exporter of important raw material for the upcoming modern industries in Britain. Second,
they wanted to turn India into a sprawling market for finished products of those industries. तो आपको बताना है यहाँ पे कौन सा पॉइंट करेक्ट है। तो देखो, अब अगर हम बात करें प्राइमरी मोटिव की कॉलोनियल गवर्नमेंट के, है ना, इस पॉलिसी के पीछे जो थी वो क्या थी, वो टू फोल्ड थी, है ना। हमें ध्यान रखना है कि जो पॉलिसी थी इनकी, जो इनका मोटिव था इस पॉलिसी के पीछे, वो क्या था, टू फोल्ड था। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमें 2 पॉइंट जो दिए हैं तो उसको हम डिस्कस कर लेंगे। तो अगर इनके पहले इंटेंशन की हम बात करें तो इनका पहला इंटेंशन क्या था, इनका पहला इंटेंशन यही था कि दे वांटेड टू मेक इंडिया अ मियर एक्सपोर्टर ऑफ इम्पोर्टेंट रॉ मटेरियल फॉर द अपकमिंग मॉडर्न इंडस्ट्रीज इन ब्रिटेन। तो ये यहाँ पर पहला पॉइंट करेक्ट हो गया। और वो क्या चाहते थे, वो इंडिया को एक स्प्रॉलिंग मार्केट में कन्वर्ट करना चाहते थे, जिससे कि क्या हो सके, उनका कंटिन्यूड एक्सपेंशन हो सके और उनकी होम कंट्री को एडवांटेज मिल सके, होम कंट्री को एडवांटेज मिल सके। ठीक है, तो यहाँ पे आपको देखने को दोनों पॉइंट्स ही करेक्ट मिलेंगे, दोनों ही पॉइंट यहाँ पर आपके करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, क्या पहला पॉइंट भी और सेकंड पॉइंट है कि वो इंडिया को स्प्रॉलिंग मार्केट में कन्वर्ट करना चाहते थे, टर्न करना चाहते थे, जिससे कि उनकी होम कंट्री ब्रिटेन को ही एडवांटेज मिल सके। ठीक है, ऐसे आप इसको यहाँ पर याद रख सकते हो। तो पॉइंट 1 और 2 यहाँ पर दोनों करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ फॉरेन ट्रेड इन द colonial era, consider the following statements. पहला, the restrictive policies of commodity production, trade and tariff pursued by the colonial government adversely affected the structure, composition and volume of India's foreign trade. Second, in this period the export remained stronger than the import. Third, the export surplus did not result in any flow of goods, gold or silver into India. बताइए कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट होगा, क्या यहाँ पे करेक्ट होगा? अब देखो, अगर हम बात करें फर्स्ट स्टेटमेंट की, है ना, तो यहाँ पे अगर हम बात करें कि जो भी रिस्ट्रिक्टिव पॉलिसीज थी, जो भी रिस्ट्रिक्टिव पॉलिसीज थी कमोडिटी प्रोडक्शन की, ट्रेड, टैरिफ, है ना, जो कि किनके द्वारा थी, कॉलोनियल गवर्नमेंट द्वारा थी, उससे बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ा किस पे, स्ट्रक्चर पे, कॉम्पोजिशन पे और वॉल्यूम पे। ठीक है, इंडिया का जो फॉरेन ट्रेड था उसके स्ट्रक्चर, कॉम्पोजिशन और वॉल्यूम पे जो इनकी रिस्ट्रिक्टिव पॉलिसीज थी कॉलोनियल गवर्नमेंट की, उनका काफी ज्यादा बुरा प्रभाव पड़ा। तो ये बात यहाँ पर एकदम सही कही गई है, फर्स्ट पॉइंट एकदम करेक्ट है यहाँ पर। अब सेकंड पॉइंट की बात करें तो हमने क्या देखा यहाँ पे कि इन दिस पीरियड द एक्सपोर्ट रिमेन स्ट्रॉन्गर देन इम्पोर्ट, ये भी बात एकदम यहाँ पर करेक्ट करी गई है। ठीक है, जो इंडिया का जो फॉरेन ट्रेड था उसका सबसे इम्पोर्टेंट जो कैरेक्टरिस्टिक्स था यहाँ पर, वो क्या था, वो यहाँ पे कि यहाँ पर जो इम्पोर्ट था वो बहुत ज्यादा, एक्सपोर्ट था वो इम्पोर्ट से बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्गर साबित हुआ। तो ये सेकंड पॉइंट भी हमारा यहाँ पे करेक्ट है। अब अगर हम थर्ड पॉइंट की बात करें तो क्या है, द एक्सपोर्ट सरप्लस डिड नॉट रिजल्ट इन एनी फ्लो ऑफ गोल्ड और सिल्वर इनटू इंडिया, ये पॉइंट भी यहाँ पर एकदम करेक्ट है। हम कह सकते हैं यहाँ पर क्या की गई थी, पेमेंट्स करी गई थी ऑफिस सेटअप करने के लिए, है ना, फिर एक्सपेंसेस किए गए थे वॉर के लिए, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट वॉर लड़ रही थी। तो ये जो सारे एक्सपेंसेस किए गए थे, जो भी, वो किस पे, उनसे कोई फ्लो ऑफ गोल्ड और सिल्वर इंडिया में नहीं हुआ। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये पॉइंट भी आपका सही है। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड तीनों ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहाँ पे। और एक चीज यहाँ पे और ध्यान रखनी है क्या, कि यहाँ पर इंडिया जो था वो बहुत अच्छा एक्सपोर्टर बन गया था, किस चीज का, प्राइमरी प्रोडक्ट्स का, जैसे कि आप कह सकते हो रॉ सिल्क, कॉटन, वूल, ये सब का। ठीक है, और फिनिश्ड गुड्स का क्या बन गया था, इम्पोर्टर बन गया था, जैसे कॉटन क्लोथ्स, वुलन क्लोथ्स, कैपिटल गुड्स, मशीनरी, ये सब, है ना। तो अगर हम बात करें एक प्रैक्टिकल टर्म में, तो ब्रिटेन ने क्या कर दी थी, ब्रिटेन ने एक मोनोपोली सेट कर ली थी, है ना, और उसका पूरा कंट्रोल हो गया था इंडिया के एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट्स पे।
तो यहाँ पे आपका फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पॉइंट यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ डेमोग्राफिक कंडीशन ड्यूरिंग colonial era in India, which of the following statement is not correct? अब आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट नहीं है। Before 1921, India was in the first stage of demographic transition. In the first stage of demographic transition, the rate of population growth was very high. Third, life expectancy was also very low, 44 years. The overall mortality rate was very high. तो आपको बताना है यहाँ पे कौन सा पॉइंट यहाँ पर करेक्ट है, कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर आपको करेक्ट है। ठीक है, कौन सा यहाँ पे नहीं करेक्ट बताना है ना, तो कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट है। चलिए, तो अगर हम बात करें बिफोर 1921 की, है ना, तो जो इंडिया थी वो अपनी फर्स्ट स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन में थी। फर्स्ट स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन, ठीक है, तो ये बात तो एकदम सही कही गई है कि बिफोर 1921 इंडिया वाज इन द फर्स्ट स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। अब सेकेंड चीज की बात करें हम, तो यहाँ पर जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी थी वो भी काफी लो थी, है ना, 44 इयर्स। और इन प्रेजेंट की बात करें तो हम कह सकते हैं अप टू 68 इयर्स यहाँ पर लाइफ एक्सपेक्टेंसी देखने को हमें मिलती है। तो उस टाइम जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी थी वो भी बहुत ज्यादा लो थी, 44 इयर्स। तो ये पॉइंट भी आपका करेक्ट है और फर्स्ट पॉइंट भी हमने यहाँ पे देख लिया है कि करेक्ट है। ठीक है, अब अगर हम बात करें थर्ड पॉइंट की, तो एक चीज हमें क्या याद रखनी है यहाँ पर कि जो यहाँ पर मोर्टेलिटी रेट था वो बहुत ज्यादा हाई था। मोर्टेलिटी रेट बहुत ज्यादा हाई था। अगर हम बात करें इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट की, तो वो और ही ज्यादा यहाँ पर हाई हमें देखने को मिल रहा था उस वक्त। जो मैंने आपसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में डिस्कस किया है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट के बारे में भी कि क्या होता है ना, तो उस टाइम क्या हो गया था, वो उस टाइम अगर इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट की बात करें तो वो 200 पर 1000 पहुंच गया था, है ना, जो कि काफी ज्यादा हाई हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। क्लियर है। चलिए, तो यहाँ पे द ओवरऑल मोर्टेलिटी रेट वाज वेरी हाई, ये भी हमने देख लिया। यानी तीनों पॉइंट तो यहाँ पर हमारे करेक्ट है। अब एक पॉइंट जो हमारा बचा है वो सेकेंड पॉइंट बचा है क्या, कि इसमें दिया है इन द फर्स्ट स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन द रेट ऑफ पॉपुलेशन वाज वेरी हाई। तो यहाँ पे रेट ऑफ पॉपुलेशन क्या था, बहुत ज्यादा। ना ही पॉपुलेशन अच्छी थी, है ना ही पॉपुलेशन जो ग्रोथ हो रही थी वो इस डेमोग्राफिक पीरियड में नहीं देखने को मिली थी, बहुत कम थी, है ना। तो यानी बी पॉइंट हमारा यहाँ पे गलत है, और यही तो पूछा गया कि नॉट करेक्ट है कौन सा ऑप्शन, तो ये हमें यहाँ पर ध्यान देना है। ठीक है, कि हमारा फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड ऑप्शन करेक्ट, फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, बी यहाँ पे नॉट करेक्ट है। ऑप्शन बी यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, in the context of occupational structure and infrastructure during the colonial era, consider the following statements. बताइए, in this period there was a commensurate increase in the service sector and manufacturing sector. Second, under the colonial regime, basic infrastructure such as railway, ports and water transport, post and telegraph was developed to provide basic amenities to the people. Third, the introduction of railways in India enabled people to undertake long distance travel and thereby break geographical and cultural barriers. Fourth, the introduction of railways in India fostered commercialization of Indian agriculture. तो बताइए क्या क्या स्टेटमेंट्स यहाँ पर करेक्ट है आपके। अब एक चीज याद रखनी है क्या, कि बहुत सारे ऐसे स्टेट्स थे, है ना, कॉलोनियल पीरियड में, जिनमें क्या देखने को मिला, वर्क फोर्स में डिक्लाइन देखने को मिला। ठीक है, एग्रीकल्चर सेक्टर में की वर्क फोर्स में डिक्लाइन यहाँ पर देखने को मिला। और क्या हो रहा था यहाँ पर, एग्रीकल्चर सेक्टर की वर्क फोर्स में डिक्लाइन देखने को मिल रहा था, और साथ ही साथ सर्विस सेक्टर्स और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की ओर यहाँ पर बढ़त होती दिख रही थी, है ना। यहाँ पे जो वर्कफोर्स थी यहाँ पर बढ़ रही थी। तो हम कह सकते हैं फर्स्ट पॉइंट करेक्ट है कि इन दिस पीरियड देयर वाज अ कमेंसरेट इंक्रीज इन सर्विस एंड मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। अगर एग्रीकल्चर सेक्टर की बात की होती तो यहाँ पर डिक्लाइन होता। ठीक है, अब
सेकेंड चीज अगर हम देखें तो ब्रिटिश जो थे उन्होंने रेलवे इंडिया में इंट्रोड्यूस किया 1850 में, है ना। ये उनका मेजर कंट्रीब्यूशन माना जाता है। इससे क्या हुआ कि दो तरीकों से प्रभाव पड़ा हमारी इंडियन इकोनॉमी पे, है ना। दो तरीकों से हमारी इंडियन इकोनॉमी पे प्रभाव पड़ा। पहला, इससे क्या आसानी हो गई, इससे लोगों के लिए दूर दूर का डिस्टेंस कवर करना बहुत आसान हो गया, है ना। तो कहीं ना कहीं ज्योग्राफिकल और कल्चरल बैरियर्स खत्म हुए यहाँ पर। ओके, अब जो था जैसे लोग दूर दूर तक जा नहीं पाते थे, तो क्या हुआ, इससे डिस्टेंस कम होने लगा लोगों के लिए, और कहीं ना कहीं आपका ज्योग्राफिकल और कल्चरल बैरियर यहाँ पे जो था वो खत्म हो गया। और दूसरी तरफ कमर्शियलाइजेशन भी बढ़ा। कमर्शियलाइजेशन भी यहाँ पे क्या हुआ, बढ़ा इंडियन एग्रीकल्चर का। तो ये पॉइंट तो करेक्ट हो गया कि द इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवेज इन इंडिया फोस्टर्ड कमर्शियलाइजेशन ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर। तो ये यहाँ पर पॉइंट करेक्ट है। और हमने क्या देखा, फर्स्ट पॉइंट भी करेक्ट है। अब आ जाते हैं थर्ड पॉइंट पे। तो ये भी हमने पढ़ा कि जो रेलवे का इंट्रोडक्शन ब्रिटिशर्स द्वारा हुआ, उससे कहीं ना कहीं जो ज्योग्राफिकल और कल्चरल बैरियर्स थे वो यहाँ पर खत्म हो गए, है ना। ये पॉइंट भी आपका करेक्ट है। अब सेकेंड चीज यहाँ पे जो दी है कि ये जो चीजें थी वो इसलिए की गई थी जिससे कि यहाँ के लोगों को बेसिक एम्यूनिटीज प्रोवाइड की जा सके। तो ये पॉइंट यहाँ पर गलत है। ये सारी चीजें जो हुई थी, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे कि रेलवे, पोर्ट्स, वाटर ट्रांसपोर्ट, है ना, ये सब ये जो डेवलप किए गए, इनके पीछे का जो रियल मोटिव था वो बेसिक इम्यूनिटीज प्रोवाइड करना नहीं था, लेकिन वो उनका खुद का इंटरेस्ट था ना, कॉलोनियल इंटरेस्ट था वो उनका। इसलिए ये सारी चीजें की गई। इनका उद्देश्य ये नहीं था कि हम बेसिक इम्यूनिटीज लोगों को प्रोवाइड करें, उनका खुद का इसमें इंटरेस्ट था, इसलिए ये सारी चीजें प्रोवाइड की गई, है ना। ये सारी बेसिक इम्यूनिटीज प्रोवाइड की गई। तो कहीं ना कहीं ऑप्शन नंबर 2 आपका गलत है। ऑप्शन 1, 3, 4 यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन आपका देखने को मिलेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी की बात करें तो मैंने आपको इकोनॉमी पढ़ाया है ना। हमारी जो डिफेंस मास्टर ऐप पे क्लासेस होती है उसमें हमने पढ़ा इसको डिटेल में, ठीक है, कि कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी क्या होती है, सोशलिस्ट इकोनॉमी क्या होती है, मिक्स्ड इकोनॉमी, गांधीयन इकोनॉमी, सारी चीजें हमने डिस्कस वहां पर करी है। तो मिक्स्ड इकोनॉमी की जब भी हम बात करते हैं तो मिक्स्ड इकोनॉमी क्या है, मिक्स्ड इकोनॉमी ऐसी है जहां पर प्राइवेट प्राइवेट और पब्लिक, है ना, प्राइवेट और पब्लिक दोनों की मिक्स्ड पार्टनरशिप होती है ना। दोनों की पार्टनरशिप होती है पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर में। और जो गवर्नमेंट, यानी कह सकते हैं गवर्नमेंट और मार्केट दोनों मिलकर, है ना, इकोनॉमी में प्रिवेल करते हैं, ठीक है, कि क्या प्रोड्यूस होना है, कैसे प्रोड्यूस करना है ना। जैसे हमने इकोनॉमी की सेंट्रल प्रॉब्लम पढ़ी है, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर हुम टू प्रोड्यूस। तो ये सारे जो डिसीजंस होते हैं वो गवर्नमेंट और मार्केट दोनों मिलकर लेता है, यानी पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर दोनों यहाँ पे प्रिवेल करता है। तो ये सारे डिसीजंस किसके द्वारा, दोनों के द्वारा लिए जाते हैं। तो ये किस तरह की इकोनॉमी हो गई, मिक्स्ड इकोनॉमी हो गई, ठीक है। मिक्स्ड इकोनॉमी में क्या हुआ कि मार्केट ने प्रोवाइड किया कि क्या क्या गुड्स और सर्विस प्रोड्यूस होंगी, है ना। और गवर्नमेंट क्या करेगी, अब जो गुड्स और सर्विसेज मार्केट नहीं प्रोवाइड कर पाया है ना, तो उसको उन एसेंशियल गुड्स और सर्विसेज को कौन करेगा प्रोवाइड, गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे इंडिया में किस तरह की इकोनॉमी चलती है, हमारे इंडिया में मिक्स्ड इकोनॉमी रहती है। यहाँ पे हमें प्राइवेट पब्लिक सेक्टर दोनों देखने को मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब द मिक्स्ड इकोनॉमी। बताइए, अभी हमने डिस्कस किया, यहाँ पर इसमें ज्यादा कुछ डिस्कशन की जरूरत नहीं है, पहले डिस्कस कर चुके हैं, है ना। कोएग्जिस्टेंस ऑफ लार्ज एंड कोटेज इंडस्ट्री, highest contribution of industrial sector and service sector, existence of both private and public sector, equal participation of center and states in economic planning। तो हमने बताया कि यहाँ पे मिक्स्ड इकोनॉमी में आपकी पब्लिक और प्राइवेट दोनों सेक्टर्स प्रिवेल करते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका क्या, सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
Which of the following are the characteristics of socialist economy? सोशलिस्ट इकोनॉमी के आपको कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पर बताने, ठीक है। तो सोशलिस्ट इकोनॉमी की बात करें हम, तो यहाँ पे इट प्रोड्यूस गुड्स इन अकॉर्डेंस विद द नीड ऑफ द सोसाइटी। In this arrangement, economic activities are guided by social theory. A socialist society has no private property. तो बताइए यहाँ पे क्या ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। तो देखो, अगर हम सोशलिस्ट सोसाइटी की बात करें तो गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि क्या प्रोड्यूस होना है ना, कितना प्रोड्यूस होना है, किसके लिए प्रोड्यूस होना है। तो ये सारी चीजें गवर्नमेंट डिसाइड करती है सोसाइटी की नीड को देखकर। ये एज्यूम किया जाता है कि गवर्नमेंट को पता है कि लोगों के लिए सही क्या है, उनकी डिजायर्स क्या है ना। तो यहाँ पे कह सकते हैं इंडिविजुअल पर्सन की डिजायर को यहाँ पर इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती सोशलिस्ट इकोनॉमी में, ठीक है। गवर्नमेंट ही सब करता धरता होती है, गवर्नमेंट ही डिसाइड करती है कि सोसाइटी के लिए क्या बेस्ट है आपका। तो ये पॉइंट क्या हो गया, इट प्रोड्यूसेस गुड्स इन अकॉर्डेंस विद द नीड्स ऑफ सोसाइटी। ये पॉइंट तो गलत हो गया कि वो इंडिविजुअल नीड को गवर्नमेंट इतना ध्यान नहीं देती सोशलिस्ट इकोनॉमी में, गवर्नमेंट की चलती है वहां पर, है ना। वो इंडिविजुअल कंज्यूमर की नीड को, डिजायर को इंपॉर्टेंस नहीं देती। तो फर्स्ट पॉइंट तो गलत हो गया यहाँ पे, ठीक है। अब इट प्रोड्यूसेस इन अकॉर्डेंस विद द नीड्स ऑफ द सोसाइटी, सॉरी, तो देखो यहाँ पे जो सोशलिस्ट इकोनॉमी होती है वो प्रोड्यूस करती है गुड्स विद द नीड्स ऑफ द सोसाइटी, है ना। ये पॉइंट आपका यहाँ पे करेक्ट है, ठीक है। भले वो इंडिविजुअल कस्टमर की जो नीड है उसको नहीं ध्यान रखती, लेकिन उनके लिए क्या गुड्स प्रोड्यूस करती है, उनको पता रहता है कि हमें हमारी सोसाइटी के लिए क्या बेहतर है, ठीक है। तो ये हो गया आपका कि गवर्नमेंट डिसाइड करेगी सोशलिस्ट इकोनॉमी में सोसाइटी की नीड को देखते हुए कि क्या उनके लिए बेहतर है, इंडिविजुअल नीड पे वो ध्यान नहीं देगी, ठीक है। ये हो गया पॉइंट, यानी आपका करेक्ट है। अब यहाँ पे इन दिस अरेंजमेंट इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर गाइडेड बाय सोशल थ्योरी, ये भी करेक्ट हो गया आपका, ठीक है। अब थर्ड पॉइंट है, अ सोशलिस्ट सोसाइटी हैज नो प्राइवेट प्रॉपर्टी। ये पॉइंट भी यहाँ पर करेक्ट हो गया, क्योंकि गवर्नमेंट को डिसाइड करना है कि कैसे प्रोड्यूस करना है, कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो जो भी ये जो प्रिंसिपल है ना, ये सोशलिज्म के प्रिंसिपल पे बेस्ड रहता है। इसमें सोसाइटी जो है ना, जो सोशलिस्ट इकोनॉमी जो होती है, इसमें कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं होती। सब कुछ जो रहता है वो स्टेट या जो भी है उसके द्वारा कंट्रोल किया जाता है, गवर्नमेंट द्वारा कंट्रोल किया जाता है। कुछ प्राइवेट प्रॉपर्टी सोसाइटी की नहीं रहती। तो ये पॉइंट भी करेक्ट है। दैट मीन्स फर्स्ट, सेकंड, थर्ड तीनों ऑप्शन यहाँ पे हमें करेक्ट देखने को मिलेंगे। क्लियर है ये चीज? चलिए, तो आई होप जितने भी क्वेश्चंस यहाँ पे हमने डिस्कस किए आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे, क्लियर हो गए होंगे। अब मिलेंगे हम हमारे नेक्स्ट सेशन में कुछ और क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड थैंक यू।